हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 की बायोलॉजी, सजीव जगत का वर्गीकरण का एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसमें इंट्रोडक्शन कर लिया है, सजीव जगत के वर्गीकरण का हमने इतिहास भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में। वर्गीकरण में कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं, कौन कौन से सिस्टम अपनाए जाते हैं, उन सभी सिस्टम्स के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने हेडिंग का नाम। तो हमारे हेडिंग का नाम है वो है वर्गीकरण की पद्धति। वर्गीकरण की पद्धतियां। अगर इसी बात को हम अंग्रेजी में कहें यानी कि इंग्लिश में कहें तो इस बात को इंग्लिश में लिखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जिसके द्वारा किसी भी काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे गांव में कोई भी सुविधाएं आती हैं तो वो एक सिस्टम के माध्यम से आती है, ठीक है, एक तंत्र के माध्यम से आती है, तब जाकर के गांव के सभी लोगों को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की सुविधा हो, ठीक है, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो, वो एक सिस्टम के माध्यम से ही आती है। जैसे गवर्नमेंट की सुविधा होता है, जैसे कि अभी सिस्टम में चल रहा है हर घर नल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक पाइपलाइन बिछती है जिसके द्वारा हर घरों में जल पहुंचाया जाता है, नल पहुंचाया जाता है, तो एक सिस्टम होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्गीकरण पद्धति की एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जीवों का वर्गीकरण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और उनको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो इसी सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कितनी सिस्टम आती हैं, तो यहाँ पर वर्गीकरण की पद्धतियों में 3 सिस्टम आती है। जो पहला सिस्टम है वो है हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड दूसरा जो आता है वो हमारा होता है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सभी सिस्टम्स हैं। एंड जो तीसरा होता है वो तीसरा हमारा आता है जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम है। इन तीनों सिस्टम के बारे में हम बारी बारी से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस सिस्टम में क्या चीजें हुई थी, किस सिस्टम को किसने दिया था, कौन सा सिस्टम किसके ऊपर आधारित है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों सिस्टम को नोट कर लीजिए और हम पहले सिस्टम की बात करते हैं। हमारा जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो क्या है, किस पर बेस्ड है और किसने दिया था, उसको किस और नाम से जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए और हम इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा जो प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में हम बात करेंगे कि इसको दिया किसने था, यानी कि ये गिवन बाय किसका है, दिया किसने था, गिवन बाय करेंगे। तो गिवन बाय में हम अगर बात करते हैं तो उसको देने वाले 2 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेंथम एंड हुकर था, ठीक है, बेंथम एंड हुकर था। लेकिन पूरे नाम की बात करते हैं तो जॉर्ज बेंथम और जीन बैप्टिस्ट
जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को दिया था। एक बात और याद रखिएगा कि इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को एक और नाम से जानते हैं, यानी कि आल्सो नोन कहेंगे हम, आल्सो नोन यानी कि के नाम से भी जाना जाता है। उस पद्धति को हम कहेंगे बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। लिखेंगे हम बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति के नाम से इस वर्गीकरण को जाना जाता है। अगली बात हम करते हैं कि ये जो वर्गीकरण पद्धति है वो आधारित किस पर बेस्ड है। तो ये जो बेस्ड है वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर, ठीक है, यानी कि इसका ये जो मेन क्लासिफिकेशन, इसका प्रमुख जो वर्गीकरण है, मेन क्लासिफिकेशन किसके लिए है, ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है ये मुख्य रूप से किसके लिए अपनाई गई। तो जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है वो मुख्य रूप से अपनाई गई थी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, यानी कि आवृत्त बीजी पादप, आवृत्त बीजी पादप के लिए जो वर्गीकरण पद्धति है वो अपनाई गई थी। इसी में अगला पॉइंट बात करेंगे जो बेंथम एंड हुकर हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था जिनका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, बेंथम हुकर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, जहां पर उन्होंने इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में एकदम डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो बेंथम हुकर की किताब की बात करते हैं, यानी कि बुक्स बेंथम हुकर। अब देखो थोड़ा सा आपको दिक्कत ये होगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बट डोंट माइंड, बहुत ज्यादा बड़ा मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ना ही कोई तीर चला रहा हूँ। इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट लिखा है ताकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं बता देता हूँ, गिवन बाय का मतलब है कि इस वर्गीकरण पद्धति को किसने दिया है, आल्सो नोन यानी कि ये इस नाम से भी जाना जाता है, और मेन क्लासिफिकेशन यानी कि ये जो मुख्य वर्गीकरण पद्धति है वो किसके लिए है। और बुक्स आप बेंथम हुकर की बात करते हैं कि यानी कि बेंथम हुकर ने कौन सा किताब लिखा था, तो बेंथम हुकर ने जो किताब लिखा था वो था जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम नाम का किताब लिखा था जहां पर उन्होंने पूरे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि यह जो वर्गीकरण पद्धति है वो जीवों के तुलनात्मक लक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यह वर्गीकरण पद्धति, यह वर्गीकरण पद्धति जीवों के तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है, जीवों की तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। एक पॉइंट ये हो गया। हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, तो इस पद्धति में कुछ प्रमुख संरचना, लक्षण की समानता और विषमता के आधार पर पादपों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, या फिर जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इस वर्गीकरण पद्धति में, इस वर्गीकरण पद्धति में कुछ इस वर्गीकरण पद्धति में कुछ प्रमुख संरचना,
समानता एवं विषमता एवं विषमता के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ठीक है, समानता एवं विषमता के आधार पर जीवों को क्या किया गया है, अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इट्स ओके। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हमारा दूसरा वर्गीकरण पद्धति कौन सा है। तो हमारा दूसरा वर्गीकरण पद्धति जो है वो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है। चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अपना प्रॉपर नोट्स बना सके। दूसरा जो हमारा पद्धति है वो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो कुछ अन्य लक्षणों को देख करके, कुछ एक दो लक्षणों को देख करके वर्गीकरण जो किया गया है उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए अगर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने दिया था, यानी कि दिस सिस्टम गिवन बाय, तो कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को दिया था। ठीक है, और ये वर्गीकरण जो पद्धति है वो किस पर आधारित है, तो वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर यानी कि बाह्य रूप रेखा पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गिवन बाय यानी कि दिया गया, तो दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा ये वर्गीकरण पद्धति दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले बात दूसरी हम नंबर पे करते हैं तो बेस्ड ऑन यानी कि किस पर ये आधारित है। आधार की बात करते हैं, कौन सा आधार इस पर माना गया है, तो यहां पर आधार माना गया है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, यानी कि बाह्य रूपरेखा को, को आधार माना गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी जीव के बाहरी रूपरेखा उसकी संरचना को देखेंगे और देख करके हम जीवों का वर्गीकरण करना शुरू कर देंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इस पद्धति में जीवों के एक या दो या कुछ अन्य बाह्य लक्षणों को देख करके जीवों का वर्गीकरण किया जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखेंगे इस पद्धति में जीवों के एक या दो या कुछ अन्य लक्षणों को, कौन से अन्य लक्षण, तो बाह्य लक्षण पर। ठीक है, कुछ अन्य बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यही बात समझ में आई, यानी कि जीवों को देखा। ठीक है, बहुत सारे जीव थे, वहां पर उनके बाह्य लक्षण को देखा। ठीक है, वो बाहर से कैसे दिखाई दे रहे, उनके बाह्य रूपरेखा को देखा और उन्होंने अलग कर दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके घर में रसोई होगा, किचन होगा, उसमें मान लीजिए कि जो चीनी है वो और दाल ये कहीं भी मिक्स हो गया है गलती से, तो उसको आप अगर अलग करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से अलग कर लेंगे, क्योंकि भाई चीनी का दाना जो होता है वो सफेद सफेद होता है, छोटा छोटा होता है, और जो दाल होता है वो पीले रंग का होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो आप पीले वाले को और सफेद वाले को आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके बाह्य संरचना को देख रहे हैं।
ठीक है, बाह्य लक्षणों को देख रहे हैं और वहां से आपको एकदम अच्छे से पता चल जा रहा है कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, तो वहां से आप अब क्या करेंगे, आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इन लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया था। तो किस लक्षण को आधार माना, किस बाह्य लक्षण को आधार मान करके जीवों को वर्गीकृत किया गया था, तो उस लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण जो आता है वो होता है जीवन की अवधि, यानी कि कौन सा जीव कितने वर्षों तक जिंदा रहता है, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया। दूसरा आता है आवास, यानी कि कौन सा जीव कहां पर रहता है, उस आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया। तीसरा लक्षण आता है आकृति एवं आकार, तो कौन सा जीव की संरचना कैसी होती है, वो जीव कैसे बना होता है, इसको आधार माना गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण के आधार में नंबर 1 पर आता है जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पॉन। ठीक है, लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन की बात करते हैं तो लाइफ स्पॉन में अगर हम बात करते हैं तो जीवन अवधि के आधार पर, जीवन अवधि के आधार पर जीवों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय में बांटा गया है। ये बात समझ में आई? देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं इन्होंने जीवन को आधार माना, तो जीवन के आधार पर 1 वर्ष की बात करते हैं तो बहुत सारे फसल आपके यहाँ ऐसे होते हैं जैसे कि अरहर हो गया, वो 1 वर्षीय फसल होता है, पूरे 1 साल के लिए उसकी बुआई होती है, 1 साल के बाद उसको काटा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास मटर होता है, चना होता है। मटर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मटर का उपयोग मेंडल साहब ने आनुवांशिकता के बारे में किया था, जानने के लिए किया था, क्योंकि मटर जो होता है उसको 1 वर्ष में कई बार उगाया जा सकता है, 2 से 3 बार तो उसको उगाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बहुवर्षीय की बात करते हैं तो जैसे कि हम मनुष्य हो गए, पौधे हो गए, कुछ अन्य जीव जो हो गए वो बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि उनका जीवन काल कई वर्षों तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पर दूसरा उन्होंने आधार माना आवास को, आवास को यानी कि उसके हैबिट को आवास माना। ठीक है, जो हैबिटाट था, हैबिटाट को उन्होंने क्या माना, आधार माना और आवास के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। तो इसमें ठीक है, आवास के आधार पर जीवों को, आवास के आधार पर जीवों को जलीय, एवं स्थलीय में बांटा। ठीक है, आवास के आधार पर क्या किया उन्होंने, जीवों को जलीय और स्थलीय बांटा है। यानी कि उन्होंने देखा कुछ जीव जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं, स्थलीय होते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने बांट दिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हम मनुष्य हो गए और मछली हो गई। मछली क्या होती है, पानी के अंदर रहती है, उसको अलग कर दिया जलीय जीवों में, और हम मनुष्य क्या है, स्थल पर रहते हैं तो हमको क्या कर दिया, स्थलीय जीवों में। अब अगली अगर पॉइंट की बात करते हैं तो कौन सा अगला आधार था, तो अगला जो आधार था इनका वो आधार था हमारा आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार, ठीक है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को उन्होंने आधार माना, और शेप और साइज को आधार मानकर इन्होंने जीवों को कैसे वर्गीकृत किया, तो इन्होंने शेप एंड साइज में जो पौधे होते हैं,
जो पौधे होते हैं उनको वर्गीकृत किया है। जैसे शेप एंड साइज के आधार पर पादप को शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, शाक, झाड़ी एवं वृक्षों में बांटा है। ठीक है, शाक, झाड़ी एवं वृक्षों में बांटा है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं शाक की, तो शाक मतलब जो आपके घास होते हैं, छोटे छोटे जो एकदम पौधे होते हैं जो जमीन पर ही क्रिप करते हैं, उनको हम शाक करते हैं। झाड़ी छोटी सी बड़ी होती है, जैसे आपके गांव में बबूल का झाड़ होगा या बैर का झाड़ होगा, वो सभी झाड़ी है। फिर इसके बाद आता है वृक्ष, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे नीम का हो गया, आम का, बबूल का, महुआ का, ये सभी जो होते हैं वो आपके वृक्ष के अंदर आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दो वर्गीकरण की पद्धति जो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली प्राकृतिक और दूसरा जो कृत्रिम है वो। तो आप इसको नोट कीजिए फटाक से, क्योंकि थोड़ी बातें इसमें और बची हुई हैं जो कि हमको आपको समझाना है। अब अगर बात करते हैं तो जो हमारे कैरोलस लिनियस सांप थे, कैरोलस लिनियस सांप जो थे, उन्होंने क्या किया, उमंग के आधार पर, ठीक है, यानी कि एंथर के बेसिस पर पुष्पों को भी वर्गीकृत कर दिया। जो पुष्प बचे थे उनको भी उन्होंने क्या किया, बांट दिया। तो कैरोलस लिनियस ने उमंग के आधार पर पुष्पों को यानी कि जो फूल बचे थे उनको भी वर्गीकृत किया। ठीक है, एक पुंकेसरी, द्विपुंकेसरी और लास्ट में आता है बहुपुंकेसरी। इन तीन भागों में पुष्पों के आधार पर पौधों को बांट दिया। ठीक है, पुष्पों के आधार पर पौधों को बांट दिया। एक पुंकेसरी का मतलब ये होता है कि जिस पुष्प के अंदर केवल और केवल एक ही नर जनन भाग पाया जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक पुंकेसरी। द्विपुंकेसरी का मतलब क्या होता है कि जिस पुष्प के अंदर दो नर जनन भाग पाया जाए, ठीक है, दो नर जनन भाग पाया जाए, उसको हम कहते हैं द्विपुंकेसरी। ठीक है, और बहुपुंकेसरी की बात करते हैं तो बहुपुंकेसरी का मतलब क्या होता है, दो से अधिक कितने भी नर जनन भाग पाया जाए, ठीक है, बहुत सारे नर जनन भाग पाया जाए, उसको हम कहते हैं द्विपुंकेसरी पुष्प। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या है हमारा, तो अगला हमारा जो होता है वो होता है जातीय वृत्ति वर्गीकरण पद्धति, यानी कि फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा आपको जानने के लिए। फिर आप फटाक से इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति के बारे में, यानी कि फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में है क्या, तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के द्वारा आपको जानने को मिलेगा कि किस जीव का विकास कैसे हुआ। जीवों के विकास, जीवों की उत्पत्ति का आधार आपको जानने को मिलता है जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति से। ठीक है, तो चलिए हम तीसरा लिखते हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, यानी कि इसको कहते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया किसने, हर सिस्टम को किसी ने दिया है। ठीक है, किसी न किसी ने वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम को भी एक वैज्ञानिक ने दिया है, उनका नाम है एंगलर, और दूसरी जो वैज्ञानिक है वो है
फ्रेंडली, ठीक है। गिवन बाय की बात करते हैं। गिवन बाय यानी कि दिया गया है। ये जो दिया गया है वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक ने दिया है उसका नाम है एंगलर। एंगलर और दूसरे वैज्ञानिक हैं वो हैं प्रेंटल, ठीक है, प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति को 1866 ईस्वी में किया था। 1886 में इस वर्गीकरण पद्धति को दिया था, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण पद्धति है वो किसके ऊपर आधारित है? तो ये वर्गीकरण पद्धति जो है वो आधारित है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक के ऊपर, जेनेरिक और आपके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर, विकासवादी लक्षणों के ऊपर ये आधारित है। अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन है ये जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक, जेनेरिक, बेस्ड ऑन जेनेटिक, जेनेरिक का मतलब ये होता है जननिक, ठीक है। उसके बाद होता है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि विकासीय गुणों पर, ठीक है। तो आप यहां से देखने से लिख सकते हैं आराम से कि यह वर्गीकरण पद्धति आनुवंशिक, जननिक एवं विकासीय लक्षणों पर आधारित है, ठीक है। विकासीय लक्षणों पर आधारित है। तो अगर हम बात करते हैं जातीय वृत्ति क्या होता है, शब्द आया है जातीय वृत्ति यानी कि फाइलोजेनिक होता क्या है। तो आप नोट करके लिख लीजिए ये भी कि जातीय वृत्ति होता क्या है। जातीय वृत्ति यानी कि फाइलोजेनिक, ये होता क्या है, फाइलोजेनिक है क्या? तो जीवों का एक विकास क्रम होता है। जीव जाति के विकास क्रम को हम जातीय वृत्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जो मानव जाति का विकास हुआ है, हम जो मानव बने हैं, इसके पहले तो कोई होगा, उसके और पहले तो कोई होगा जिससे वो चीज बना, फिर अगला चीज बना, फिर जाकर के हम बने। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम क्या है, चिंपैंजी, ठीक है, बंदर से हम बने हुए हैं, बंदर। तो बंदर से पहले भी तो कुछ होगा, फिर जाकर के बंदर बना, बंदर से क्या बना, मनुष्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जीवों के विकास का क्रम पता चलता है। जहां पर जीवों के विकास का क्रम पता चल जाए उसे हम कहते हैं जातीय वृत्ति, ठीक है। तो किसी भी जीवों के विकास का क्रम, किसी भी जीवों के विकास का क्रम जातीय वृत्ति कहलाता है, जातीय वृत्ति कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें आपने आज पढ़ी, सुनी और जानी, वो सब आपके जहन में, दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट वही कमेंट पर क्लियर करूंगा। और हाँ, इस क्लास का जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।